हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित एमसीक्यूज़ देखेंगे और उनके विस्तार को भी समझते जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? इसमें है, इसका उत्तर होगा कार्बन, गंधक तथा नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। कार्बन, गंधक एवं नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। यानी कि कार्बन, गंधक तथा नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया भी प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। द्वितीय वायु प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते, ये तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन, पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट्स आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न में से किस चक्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड चक्र से संबंधित है। वायु में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कुछ अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की सतह और क्षोभ मंडल के गर्म होने को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। क्या है ये? इसमें क्या होता है, पृथ्वी की सतह और क्षोभ मंडल गर्म होते हैं, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस के रूप में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण कानून कब लागू किया गया? इसका उत्तर होगा 2000 में। ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण कानून 2000 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता नामक बीमारी का कारण है। मिनीमाता नामक बीमारी का कारण है जिंक पॉल्यूशन, है ना। इसका विस्तार देखेंगे। मिनीमाता नामक बीमारी पारा प्रदूषण के कारण होती है। सॉरी, यहाँ पे बताएं, यहाँ पे जिंक, ये जिंक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये पारा होगा, पारा जी। इसका विस्तार देखेंगे हम लोग। मिनीमाता नामक बीमारी पारा प्रदूषण के कारण होती है। मिनीमाता रोग की पहचान सबसे पहले 1956 में मिनीमाता जापान में हुई थी। यह न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ एक मिथाइल मरकरी विषाक्तता है और अधिक मात्रा में मछली और सेलफिश के दैनिक खपत के कारण होता है। वैसे लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है जो कि मछली और सेलफिश को ज़्यादा अपने आहार में सेवन करते हैं, जो रासायनिक कारखानों में उत्पन्न जहरीले रसायन से दूषित होते हैं और समुद्र में छोड़े जाते हैं। और ये क्या होता है, मिनीमाटा बीमारी, जो रासायनिक कारखानों में जो जहरीले रसायन होते हैं वो समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ की मछलियों में ये इनके अंश चले जाते हैं इन रसायनों के, और उसे खाने से ही ये बीमारी होती है, मिनीमाटा बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला भोजन है? तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जित करने वाला भोजन हो गया मांस और दुग्ध उत्पाद, यानी कि मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मांस तथा दुग्ध उत्पाद अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला भोजन है। खाद्य उत्पादन ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 37% का योगदान दिया है।
जो यह दर्शाता है कि हमारे आहार में जलवायु परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव है। वैश्विक खाद्य उत्पादन सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 1/3 से अधिक के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFS, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं और यहाँ पे H2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा H2। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ, उद्योग किन चीज के स्रोत हैं? उद्योग स्रोत हैं वायु प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक, जल प्रदूषक, सभी के, तो उत्तर हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह प्रदूषक जिससे ताजमहल को खतरा है? तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनमें से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए इसका विस्तार देखते हैं। ताजमहल को प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। ताजमहल को खतरा निकली मथुरा रिफाइनरी से SO2, H2S और NO2 जैसे प्रदूषक गैसों के कारण है। ये गैसें सफ़ेद मार्बल के कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट में बदल देते हैं। सफ़ेद मार्बल के कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट में बदल देते हैं। वातावरण में बढ़े हुए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के स्रोत हैं। ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर को नुकसान अम्लीय वर्षा के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक क्या है? तो ये क्या होगा, लेड होगा, है ना, शीशा, PB। वाहनों से निकलने वाला सबसे विषैला धातु प्रदूषक, सबसे विषैला होता है ये, सबसे विषैला धातु प्रदूषक शीशा है। ऑटोमोबाइल निकास में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषक होते हैं, जिनमें धातु प्रदूषक शीशा भी शामिल है, जो सामान्य भारी धातु प्रदूषक है और इसका उपयोग पेट्रोल में टेट्रामेथिल लेड के रूप में एक एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके व्यापक उपयोग से व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। लाइकेन देखिए, अगला क्वेश्चन है लाइकेन से रिलेटेड, सर्वोत्तम सूचक है, क्या सूचित करता है यह? एयर पॉल्यूशन। लाइकेन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर कहलाता है। इसका विस्तार देख लीजिए। लाइकेन वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। लाइकेन एक जटिल जैविक रूप में जो 2 अलग अलग जीवों, कवक और शैवाल यानी कि एल्गी और फंजाई की सहजीवी साझेदारी से बनता है। बुरी तरह से प्रदूषित हवा वाले स्थानों में लाइकेन की संख्या कम होती है। यह विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील संकेत के रूप में जाने जाते हैं। SO2 की अधिक सांद्रता में ये मर जाते हैं और उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि जहाँ पर SO2 की अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये इंडिकेट करती है एयर पॉल्यूशन को। वातावरण में, अगला क्वेश्चन है, वातावरण में अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। थोड़ा सा यहाँ पे इसका विस्तार देख लेते हैं। वातावरण में अम्ल वर्षा नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होती है। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया है के कारण होती है। ये तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़ दिए जाते हैं। यह वर्षा कृषि, पौधों और जानवरों के लिए बहुत हानिकारक होता है और यह पत्थरों और धातुओं से बनी इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, दो गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों के बनने में अधिक
योगदान देती है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जल मंडल में निम्नलिखित विषाक्तों में से कौन सा पाया जाता है? तो जल मंडल में सबसे ज़्यादा विषाक्तता क्या है? डिटर्जेंट, जिसको कि अपमार्जक भी कहा जाता है, ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? द्वितीयक वायु प्रदूषक यहाँ पे ओजोन होगा। आइए थोड़ा इसका विस्तार देख लें। प्रदूषक एक भौतिक घटक है जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? ये वायुमंडल में हानिकारक रूप से प्रदूषण स्रोतों से सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इत्यादि। द्वितीयक प्रदूषक ये वायु में रासायनिक या फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के कारण प्राथमिक प्रदूषकों के से प्राप्त होते हैं, जैसे स्मॉग, पैन, ओजोन, एल्डिहाइड एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। निम्न में से, अच्छा यहाँ पे एक देख लेते हैं, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है ना। प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। निम्न में से कौन सा निम्नकरणीय प्रदूषक हैं? मतलब डिग्रेडेबल, जो कि सड़ गल के वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पारा नहीं है, सूक्ष्म मात्रिक धातुएं नहीं है, स्टील भी नहीं है। तो घरेलू मलजन यानी कि डोमेस्टिक सीवेज, ये हैं डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें, ग्रीन हाउस से रिलेटेड गैसें कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना। और यहाँ पे देखिए CFCl भी है, हाँ CFCl3, CO2, NO2, ये है CO2, NO2 एंड CFCl3। यहाँ पर CFCl भी लिखा रह सकता है। देखिए इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। 10 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें इस प्रकार हैं। पहला है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर इसको CF4, यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है कि इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, और फिर ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में CF4, C2F6, SF6, NF इत्यादि। तो हमको इसको देख लेना पड़ेगा पहले। CF4, C2F6, SF6, NF, ये भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्जनित विष क्या होते हैं? एक्सोजेनस पॉइजन। एक्सोजेनस पॉइजन, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा बाह्य पर्यावरण से जीव में जो प्रवेश करते हैं। विस्तार देखते हैं, बहिर्जनित विष वह होते हैं जो बाह्य पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं या शरीर के भीतर 3 तरह से जा सकते हैं। पहला हो गया लंग्स, त्वचा और माउथ से। अगला क्वेश्चन है, CFC जाना जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं इसको फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो गया
मुख्य कारण है एयर पॉल्यूशन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन वर्तमान में पर्यावरण के अनुकूल के रूप में स्वीकार किया जाता है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के अनुकूल पूछा है, तो कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है? CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसका विस्तार देख लेते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG वाहनों के ईंधन के रूप में वर्तमान में पर्यावरण के अनुकूल स्वीकार किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होती है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। देखिए एग्ज़ाम में सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं। तो ये रेगुलर हम लोग थोड़ा देखते रहेंगे तो इससे हमारी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? कौन वायु प्रदूषक नहीं है? CO2, CO, हाइड्रोकार्बन या SO2? तो यहाँ हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वायु प्रदूषक, फिर हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, SO2 भी है, तो यहाँ पे CO2 एक वायु प्रदूषक नहीं है। सरल शब्दों में CO2 पादपों का भोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पादपों का भोजन है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, BOD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण है? तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या ओजोन परत के नष्ट होने का प्रमुख कारण है एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका अधिक उपयोग होने से ओजोन की परत पतली होने लगती है तथा इसका क्षरण होने लगता है तथा इसको ओजोन होल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों की रक्षा इसी ओजोन की एक मोटी परत द्वारा होती है, जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तापमान उस दर को प्रभावित करता है जिस पर कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, लेकिन कार्य में भाग नहीं लेती हैं। अजैविक पर्यावरणीय कारकों का यह किस प्रकार का प्रभाव है? ये जवाब देखिए प्रश्न। तापमान उस दर को प्रभावित करता है जिस पर कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, लेकिन कार्य में भाग नहीं लेती। अजैविक पर्यावरणीय कारकों का यह किस प्रकार का प्रभाव कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्देशात्मक। तापमान एक अजैविक कारक है जो कुछ शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है और क्रिया में भाग नहीं लेता है, इसे निर्देशात्मक प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट सुमेलित नहीं है? तो देखिए हम लोग इसका मैचिंग भी देख लेते हैं। देखिए मीनिंग आता है जो हम लोग इसके पहले देखे पारा के कारण होता है, इटाइल इटाइल कैडमियम के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण, और ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण। मीनिंग आता है पारा के कारण होता है, जो कि जापान में सबसे पहले पाया गया था, है ना। जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में चले जाते हैं और उससे मछलियों में चले जाते हैं और उन मछलियों को खाने से लोगों में होती है, ये मीनिंग आता है HG के कारण। इटाइल इटाइल कैडमियम के कारण, इटाइल इटाइल कैडमियम के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट के कारण होता है और ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक के कारण। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, अगले सेट में हम लोग देखेंगे, अगले और क्वेश्चंस देखेंगे।
डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर एक बार हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में बहुत कम समय में एक बार रिवीजन भी देखेंगे। ओके, थैंक यू। मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप लोग क्या और पढ़ना पसंद करेंगे। थैंक यू।